में हम बात करेंगे भारतीय राजव्यवस्था। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें कंठस्थ होने वाली हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया और पाश्चात्य शिक्षा प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास और स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। अर्थात बात करते हैं हम मेन तथ्य की, ठीक है, जिसे हम भारतीय संविधान सभा कहेंगे। तो भारतीय संविधान सभा का गठन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो गठन है कब किया जाता है, 1946 में किया जाता है। किस योजना के तहत किया जाता है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, जो संविधान सभा के सदस्य थे, इनका जो निर्वाचन है वो कैसा था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। आपको ध्यान रखना है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य भेजे थे और जिनमें ये निश्चित किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की जाएगी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। वहीं बात करेंगे हम आपके, ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की, तो आपको ध्यान रखना 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें संविधान सभा के वरिष्ठता के आधार पर, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और वहीं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना जाता है और BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपको पता होना चाहिए 15 थी और 13 दिसंबर 1940 को, ठीक है, जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर लिया जाता है, यानी बोल सकते हो प्रस्तावना में इसकी झलक मिलती है। बात करते हैं हम आपके संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों की। तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो उनमें कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे ये आपको भलीभांति कंठस्थ होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये आपको ध्यान रखना है किन किन समितियों के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक आपकी थी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और वहीं मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित समिति का जो गठन किया गया था वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। तो आपको दो महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने हैं, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपको ध्यान रखना है, और ठीक है, और एक आपको जवाहरलाल नेहरू नाम ध्यान रखना है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको ध्यान रखना है, ये किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रांतीय संविधान समिति के। और आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी और अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, यह आपको पता होना चाहिए। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और ठीक है, दो समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुछ अन्य समितियों के बारे में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके प्रारूप समिति थी, ठीक है, इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कौन बनाए गए थे, भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए थे, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। और वहीं आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ जो समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी, इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है आपके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है, तत्वों की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, ठीक है, यानी संविधान बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, और कुछ हद तक इसे पारित भी कर दिया जाता है। वहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो आपको ध्यान रखना 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में लगभग 465, ठीक है, अनुच्छेद हो चुके हैं, 22 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये आपको ध्यान रखना है गणना की दृष्टि से, जबकि 22 भाग कितने हैं, 22 ही हैं, ठीक है। गणना की दृष्टि से आप 25 भाग कह सकते हैं।
वहीं संविधान सभा में आपको ध्यान रखना है कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और लागू कर दिया जाता है। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार करती है। तो कब स्वीकार करती है ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को स्वीकार करती है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया जाता है, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपसे पूछ सकता है कि ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसको प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को आपको ध्यान रखना है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और वहीं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने हैं कुछ, ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में विदेशी झलक मिलती है, विदेशी संविधान के, ठीक है, जो प्रावधान है उनकी झलक मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया, एकल नागरिकता आपने देखा वो भी ब्रिटेन के संविधान से, और विधि के समक्ष, ठीक है, आप बोल सकते हैं विधि का जो शासन है वो भी हमने, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला महाभियोग और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाए जाना, ये सब हमने कहाँ से प्रेरणा ली है, ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। वहीं कनाडा की बात करें तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का किया जाना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। संघात्मक व्यवस्था भारत की, और आपको ध्यान रखना अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये आपके कनाडा के संविधान से ओतप्रोत है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है आयरलैंड के संविधान से, तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व भी, और आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति है ये भी आपके आयरलैंड से ली गई हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का पेमर संविधान आपको ध्यान रखना है, इससे आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन किया जाता है जर्मनी के संविधान के द्वारा, संविधान से ओतप्रोत जो प्रावधान है उनसे। और सोवियत संघ से आपको ध्यान रखना है मूल कर्तव्य हमने लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो दक्षिण अफ्रीका से ओतप्रोत है। राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी संविधान आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ओतप्रोत है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पहला भाग है वो किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला भाग है किससे संबंधित है आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। और इसके लिए अनुच्छेद क्या बनाए गए हैं 1 से 14 तक, ये आपको पता होना चाहिए। इसी की तरह से आपको पता होना चाहिए, इस तरह से देखिएगा आपको ध्यान रखना है आपका भाग 2, तो भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ये आपको बताना चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 निर्धारित किया गया है। वहीं भाग 3 आपको ध्यान रखना है अति महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकार, इसके लिए अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 12 से 35 वर्णित किए गए हैं। और भाग 4 आपको ध्यान रखना है एक से संबंधित है, यह आपके ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा आपका भाग है, आपको ध्यान रखना है भाग 4, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। भाग 4 का आपको ध्यान रखना है 4 अलग है, भाग 4 का अलग है। यह मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि आपने देखा था USSR से हमने लिए थे, ठीक है। 51 का इससे संबंधित अनुच्छेद है। वहीं आपको ध्यान रखना है भाग 5 आपको ध्यान रखना है
है संघ सरकार से संबंधित उपबंध इसमें निर्धारित किए गए हैं। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक, ठीक है, वर्णित है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है भाग आपका 5। तो भाग 5 जो है इसमें आपको ध्यान रखना है संघ सरकार से संबंधित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 52 से 151 तक। और भाग 6 में आपको ध्यान रखना है राज्य से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है 152 और से लेकर 237 तक, ठीक है, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है भाग 8 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो भाग 8 आपको ध्यान रखना है ये आपका पंचायतों से संबंधित, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यानी यूनियन टेरिटरी से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है, आपका 239 से लेकर 242 तक। भाग कौन सा है, आपको ध्यान रखना है 8। इसी तरह से भाग आपको ध्यान रखना है 9 पंचायतों से संबंधित है। तो 243 से लेकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना 243 से लेकर आपका, ठीक है, 243 अड़ा तक आपका पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है। और वहीं आपको ध्यान रखना है भाग 9 का जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, 239 ता से लेकर 239 या छा तक, ठीक है, वर्णित है। 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित है, 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक। भाग 11 आपको ध्यान रखना है संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं संबंध कैसे होंगे, इसका वर्णन भाग 11 में है। भाग 15 आपको ध्यान रखना है निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, इसमें कुछ भाग नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो 324 से 329 का तक आपको दे रखा है भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी निर्वाचन के बारे में, ठीक है। और भाग 17 आपको ध्यान रखना राजभाषा से संबंधित है। इसमें आपको ध्यान रखना है भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो आपका 339 से लेकर 350 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। वहीं भाग 18 आपको ध्यान रखना है आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णित हैं। भाग 20 आपको ध्यान रखना है संविधान का संशोधन 368 के तहत, भाग 20 के तहत किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है संविधान की अनुसूचियां एवं उनके विषय। तो पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, आपको ध्यान रखना है राज्य एवं, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची आपको ध्यान रखना है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। और चौथी अनुसूची आपको ध्यान रखना है राज्यसभा और इनके लिए सीटों का आवंटन से संबंधित है, ठीक है। पांचवी अनुसूची आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जो क्षेत्र है और अनुसूचित जो जनजातियां हैं इन पर प्रशासन और नियंत्रण किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है भाग 5 क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है। छठी अनुसूची आपको ध्यान रखना है ये अति महत्वपूर्ण अनुसूची है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे संबंधित जो जनजातीय क्षेत्र हैं इन पर प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं अमी मैत्री, ठीक है, एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है अमी मैत्री। तो अमी मैत्री में आप क्या ध्यान रख सकते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनसे संबंधित जो आपके प्रावधान हैं ये किस में दिए गए हैं, छठी अनुसूची में दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, तो संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है भाषाओं से संबंधित है, इसमें 22 राज्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नवीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण की बात करता है। वहीं 10वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है दल परिवर्तन के आधार पर आयोग्यता की बात करता है। 10वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है दल विरोधी कानून जो है वो इसी अनुसूची के तहत लाया गया था। 11वीं अनुसूची आपको ध्यान रखना है पंचायतों से संबंधित प्रावधान की बात करता है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध की बात करता है। बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। तो आपको ध्यान रखना है भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग, ठीक है, क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 अर्थात मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार संशोधित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए। यानी आपको समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करें तो आपने पढ़ा भाग 1 इससे संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें वर्णित किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है। भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ बताया गया है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज़ भारत रखा गया है और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपको ध्यान रखना है 1953 में की गई थी और इसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था श्री रामलू की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनके अभी हाल ही में प्रतिमा बनाई गई 58 फीट ऊंची। ये कहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है, अमरावती में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, अमरावती में किसकी प्रतिमा बनाई गई, श्री रामलू। ठीक है, पोट्टी की आपको ध्यान रखना है। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में आपको ध्यान रखना है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई और भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई और जिनका आपको ध्यान रखना अध्यक्ष गृह मंत्री को बनाया गया था, यानी केंद्रीय गृह मंत्री को बनाया गया था। भारत की आपको ध्यान रखना है जो क्षेत्रीय परिषद है उनमें आपको ध्यान रखना है, पहली क्षेत्रीय परिषद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहलाई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली रखा गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर इसमें शामिल किए गए। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है दूसरी क्षेत्रीय परिषद, आपको ध्यान रखना है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई और इसमें राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी को शामिल किया गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कोलकाता मुख्यालय रखा गया, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड रखा गया। वहीं चौथी पंचमी क्षेत्रीय परिषद रखी गई, जिसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली को रखा गया। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत मुख्यालय प्रयागराज रखा गया और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। वहीं आपको ध्यान रखना है पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम आपके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनको आपको ध्यान रखना है। यानी कुल कितने राज्य हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया था। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में नए गठित राज्यों के गठन की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपको पता है 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित किया गया था। गुजरात, महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को गठित किया गया था और वहीं आपको ध्यान रखना है नागालैंड को 1 दिसंबर 1953 को गठित किया गया था। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को गठित किया गया था और हिमाचल प्रदेश को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 25 जनवरी 1971 को, ठीक है, गठित किया गया था राज्य के रूप में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को गठित किया गया। सिक्किम को आपको ध्यान रखना है 16 मई 1975 को गठित किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ जो, ठीक है, संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये इनका गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। गोवा का आपको ध्यान रखना है 30 मई 1987 को इसका गठन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ का गठन आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 2000 को किया गया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को किया गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है, जिसको 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा आदेश के तहत अनुच्छेद 370 को के प्रावधान को,
ठीक है निश्चित किया गया यानी समाप्त कर दिए गए। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। अर्थात 31 अक्टूबर 2019 को ये जो आपका ठीक है अधिनियम था ये पारित हुआ था यानी अस्तित्व में आया था, लागू हुआ था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल और लेह रखे गए और शेष जम्मू कश्मीर में दे दिए गए। आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली में और हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया, यह आपको ध्यान रखना। और इसकी राजधानी दमन को रखा गया। वहीं आपको ध्यान रखना है नागरिकता के विषय में, तो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख करता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण भारतीय संविधान के नागरिकों को ठीक है आपको ध्यान रखना है नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है और ये कहाँ से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकारों की बात करें संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से 35 तक ठीक है मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा यानी ठीक है आपको ध्यान रखना है भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और आपको ध्यान रखना है संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था यानी 1978 में। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिनका विवरण हम निम्न प्रकार पढ़ सकते हैं, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों में हमें पहला मौलिक अधिकार ध्यान रखना है जिसे हम समानता के मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, जिसका उल्लेख ठीक है भारतीय संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद तक किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान भेदभाव किया जाएगा ठीक है यानी विधि के समक्ष सभी एक समान होंगे। वहीं अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है। अर्थात राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वहीं आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में आपको ध्यान रखना है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता दी गई है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता का अंत करता है। इसमें किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद आपका ठीक है इसी के तहत आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 18, तो उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी ठीक है उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी सेना और शिक्षा में उपाधियां दी जा सकती हैं, अन्य किसी क्षेत्र में उपाधियां देना वर्जित है यानी उनको ठीक है निश्चित कर दिया जाएगा। भारत को कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य के द्वारा अगर ठीक है उपाधि लेना चाहता है तो भारतीय राष्ट्रपति की उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। बात करते हैं आपके स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और विचार करने की स्वतंत्रता ठीक है। और अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है खा में जो इसके दिया गया शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। वहीं गाँव में आपको ध्यान रखना संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी तहत आपको ध्यान रखना घा में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। और वहीं आपको ध्यान रखना अड़ा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। वहीं छा में आपको ध्यान रखना जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है ठीक है। भाग छा में आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अनुच्छेद आपके 20 की, तो अनुच्छेद 20 में आपको ध्यान रखना अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि यानी उस समय लागू
कोई भी विधि हो उसका अतिक्रमण करेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। और वहीं आपको ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 इस तरह का प्रावधान करता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 20 के बाद आपको अनुच्छेद 21 के बारे में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 21 जिसे हम, ठीक है, आपको ध्यान रखना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिकार भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब प्राण उसके कोई भी नहीं ले सकता। अनुच्छेद 21 का आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, कहलाता है और राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा ये उल्लेख करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होंगे कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए, उसे 24 घंटे के अंदर, ठीक है, यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध, मतलब आपको ध्यान रखना है, मतलब उपस्थित किया जाए। वहीं उसे अपने विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार प्रदान किया जाए। ठीक है, ये अधिकार दिए गए हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे हम अनुच्छेद 23 और 24 में रखते हैं, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अनुच्छेद 23 आपको ध्यान रखना है, तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 23 के तहत तो दुर्व्यवहार और बलात् श्रम प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 24 कारखाने, खान और जोखिम भरे जो कार्य हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को, ठीक है, नियोजन का प्रतिबंध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो ये आपके अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वहीं आपको ध्यान रखना है, आपका अनुच्छेद 28 जो है, आपको ध्यान रखना है के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 28 कहता है कि आप कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, मतलब आप उसमें उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसमें आपकी स्वतंत्रता है। बात करते हैं अनुच्छेद, ठीक है, भाग 5 की संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार की, जो अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। और वहीं आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो 6 है, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध प्रोहिबिशन कहते हैं, और प्रेषण सर्टियोरी कहते हैं, और अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकारों, आपको ध्यान रखना है, अधिकार 20 और 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब इनकी सुनवाई के लिए आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते। सरकार को डिपेंड करता है कि इनको लागू करे या ना करे। अनुच्छेद 38 आपको ध्यान रखना है, इसके तहत व्यवस्था की गई कि राज्य
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का आपको ध्यान रखना है, सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 40 आपको ध्यान रखना है, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो काम, शिक्षा, लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 42 के तहत आपको ध्यान रखना, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा का प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 के तहत। वहीं आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43 में। ठीक है, और अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद जो आपका 43 है या आपको 43 का, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो कि आपको ध्यान रखना है अधिकतर चर्चाओं में रहता है। तो नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यानी UCC, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो समान आचार संहिता ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किस राज्य ने इसको लागू करा है और दूसरा नंबर पर किसने लागू करा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 46, तो इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। 47 में आपको ध्यान रखना है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 48 में आपको ध्यान रखना है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 49 आपको ध्यान रखना है, तो इसमें ध्यान रखना है अनुच्छेद 49, इसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का बात करी गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान भी दिए गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार आपको पता है ये अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत आते हैं और इनका भाग आपको ध्यान रखना है, भाग कौन सा लगता है, भाग, ठीक है, 4 का लगता है, यानी ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे इनको, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। उस वक्त जब शामिल किया गया तो 10 थे और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। इस तरह से इनकी कुल संख्या वर्तमान में 11 है, तो आपको ध्यान रखना है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके साथ साथ ध्यान रखना है ये जो रिकमेंडेशन था यानी सिफारिश जो थी वो स्वर्ण सिंह समिति की थी, जिन्होंने इन्हें, ठीक है, आपके बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्य रखने के लिए सुझाव दिया था और 24 संघ से ये लिए गए हैं यानी USSR से लिए गए हैं। बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के 51 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेगा और उनका पालन करेगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। वहीं आपको ध्यान रखना है, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान विरुद्ध, ठीक है, सम्मान के विरुद्ध हों और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव और रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और वहीं आपको ध्यान रखना है, फिर आपका कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते, ठीक है, हुए प्रयत्न करें। यह आपको ध्यान रखना है, कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। बार बार सुनेंगे, आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। इसी के साथ साथ और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक
हो तो आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। वहीं आपको ध्यान रखना है जो 10वां मौलिक कर्तव्य था 86वां, ठीक है, आपको ध्यान रखना है संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं संघ कार्यपालिका की, तो संघ कार्यपालिका आपने देखा था ये भाग किस में है, आपके भाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भाग 5 में भी आपको ध्यान रखना है 51 से लेकर 100, ठीक है, 51 तक इसमें अनुच्छेद शामिल किए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि को शामिल किया जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और आपको ध्यान रखना है अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में होती है और उसके मंत्रिमंडल में होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो संघीय कार्यपालिका का वर्णन 52 से 78 तक किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कार्यपालिका की, तो आपको ध्यान रखना है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होगा। अनुच्छेद 53 एक कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में वर्णित हैं। तो आपको ध्यान रखना है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लोकसभा का, ठीक है, सदस्य बनने के लिए या निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। वहीं आपको ध्यान रखना है 14 पॉइंट चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन में आपको ध्यान रखना है तो अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो निर्वाचन में आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 54, तो इसके अनुसार आपको ध्यान रखना है एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 54 में। 58 में क्या है, योग्यता है, यह आपको ध्यान रखना है। और 52 में आपको ध्यान रखना भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा उल्लेख है, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। और 53 में क्या कहा गया है, तो 53 में आपको ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है। और 54 में आपको ध्यान रखना निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। निर्वाचक मंडल में आपको ध्यान रखना कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और आपको ध्यान रखना है राज्यों और यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब इसमें सब सदस्य निर्वाचित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो यानी इसका प्रोसेस किस में दे रखा है, अनुच्छेद 55 में दे रखा है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 में इनकी अवधि दे रखी है, तो पदावधि 5 वर्ष निश्चित की गई है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रह सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी कहा गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। शपथ का उल्लेख आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 60 में कहा गया है, शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश या राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपको ध्यान रखना है वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये होता है, जो कि, ठीक है, वर्तमान में बढ़ जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और महाभियोग की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक भारत, तो आपको ध्यान रखना है अब तक भारत में जो राष्ट्रपति बने, जैसे कि राष्ट्रपति की बात करें हम, राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद को धारण करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको ध्यान रखना 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। और वहीं जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, ठीक है।
और कार्यवाहक के भी तरह बोल सकते हो। बीवी गिरी आपको ध्यान रखना है 24 अगस्त 1969 से 1974 तक बनते हैं। और फ़खरुद्दीन अली अहमद आपको ध्यान रखना है 1974 से 1970 तक बनते हैं। नीलम संजीव रेड्डी फिर आपको ध्यान रखना है 1970 से 1982 तक बनते हैं। ज्ञानी जैल सिंह आपको ध्यान रखना है 82 से 1987 तक बनते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर वेंकट रमन आपको ध्यान रखना है 1987 से 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। के आर नारायण आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 97 से 2002 तक। और APJ अब्दुल कलाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आपको ध्यान रखना है 2002 से 2007 तक आपके राष्ट्रपति बनते हैं। वहीं आपको और क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपके KR नारायण के बारे में, और आपको ध्यान रखना है APJ अब्दुल कलाम के बारे में। 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति बनते हैं। और प्रतिभा सिंह पाटिल आपको ध्यान रखना है पहली महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहता है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। और रामनाथ कोविंद जी आपको ध्यान रखना 2017 से आपका ध्यान रखना है, ठीक है, 2022 तक। और 2022 से 2027 तक आपको ध्यान रखना है वर्तमान की जो आपकी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो रहेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आप बात करेंगे बीवी गिरी के। तो बीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यानी कौन कौन सी, तो संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने अधिकार प्रत्येक, ठीक है, नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक संसद के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। और सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति क्या है, विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से संसद द्वारा पारित विधेयक यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक वो कानून के रूप में, ठीक है, अनुमोदित नहीं माना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बहुत कंपलसरी है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव और ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80 के तहत, ये भी आपको पता होना चाहिए। अध्यादेश की शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त करता है। और आपको ध्यान रखना है अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक हो जाता है। अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश लाया जाता है, जो भी कानून लाया जाता है, उसको जब संसद प्रारंभ होता है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उसको अनुमोदित करना आवश्यक होता है, वरना वो अपने आप ही निरस्त हो जाता है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षमादान की भी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, दंड कम कर सकता है, दंड के परिहार कर सकता है और ब्राह्म का न्यायिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। अगर राष्ट्रपति ने किसी की क्षमादान याचिका रद्द कर दी है तो वो दोबारा राष्ट्रपति को वही क्षमादान याचिका दायर नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। वित्तीय आपात, वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में अनुच्छेद 360 का उपयोग करके वित्तीय आपात की घोषणा भी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के समय हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी।
ठीक है। और आपको ध्यान रखना है परामर्श की शक्ति भी है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है, किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। बात करेंगे हम आपके उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 63 से इनका उल्लेख है और भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 कहता है। और निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 66 में दे रखा है और राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा, मतलब राज्यसभा और आपको ध्यान रखना है आपकी लोकसभा। तो ये दोनों सभाएं क्या करेंगी, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को मिलकर चुनेंगी, चाहे उसमें निर्वाचित सदस्य हों चाहे मनोनीत सदस्य हों, ठीक है। बात करते हैं भारत के अब तक रहे उपराष्ट्रपतियों के बारे में, तो डॉक्टर आपको ध्यान रखना है एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहते हैं और ठीक है, प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957 तक, द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962 तक, ठीक है। जाकिर हुसैन आपको ध्यान रखना है 62 से 67 तक रहते हैं, वीपी गिरी आपको ध्यान रखना 67 से 1969 तक रहते हैं, गोपाल स्वरूप पाठक 1970 से 1974 तक रहते हैं, पी.डी. जत्ती आपको ध्यान रखना 74 से 79 तक रहते हैं और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला आपको ध्यान रखना है 79 से 1984 तक रहते हैं। आर वेंकट रमन आपको ध्यान रखना 84 से 87 तक, शंकर दयाल शर्मा आपको ध्यान रखना 87 से 92 तक, के.आर. नारायण आपको 92 से 97 तक, कृष्णकांत 97 से 2002 तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए आपको जल्दी जल्दी बोला जा रहा है। और भैरुशन शेखावत आपको ध्यान रखना 2002 से 2007 तक, हामिद अंसारी आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक, और वहीं 2017 से 2007 से आपको ध्यान रखना है 2012 और द्वितीय कार्यकाल आपको ध्यान रखना 2012 से 2017 तक, ठीक है। कौन, हामिद अंसारी जी 2 बार बन चुके हैं। वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से आपको ध्यान रखना है अब तक, यानी इनके बाद अब कौन बने गए हैं, आपको ध्यान रखना है धनखड़ जी, ठीक है। धनखड़ अब आपको ध्यान रखना है भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके, ठीक है, योग्यताओं की, तो आपको ध्यान रखना उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को पास भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी लाभ के पद पर, ठीक है, कार्य ना करता हो, ठीक है। बात करते हैं पदावधि की, तो अनुच्छेद 67 पदावधि की बात करता है, बताता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 74 में दिया गया है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है इसमें, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने, ठीक है, कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 का जो 3 है, क्लॉज 3, ठीक है, आपको ध्यान रखना इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और पर्सनली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राष्ट्रपति को और उत्तरदायी होती है। वहीं आपको ध्यान रखना है यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है, यानी सरकार गिर जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 15 अगस्त 1947 से 1964 तक रहे थे। वहीं आपको ध्यान रखना है गुलजारी लाल नंदा के बारे में, तो गुलजारी लाल नंदा की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना 1964 से 1964 तक, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो आपको ध्यान रखना 1964 से 1966 तक रहते हैं। गुलजारी लाल नंदा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी कार्यवाहक 1966 से 1966 तक रहते हैं और बहुत सादगी भरे जीवन जीते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी की बात करें तो 66 से 1977 तक रहती हैं। मोरारजी देसाई आपको ध्यान रखना 77 से 79 तक। चरण सिंह आपको ध्यान रखना है 79 से 80 तक और इंदिरा गांधी आपको ध्यान रखना 80 से 1984 तक। और वहीं राजीव गांधी आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी आपको 1984 से 1989 तक रहते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको ध्यान रखना 1989 से 1990 तक रहते हैं। चंद्रशेखर आपको ध्यान रखना 90 से 91 तक रहते हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव जी आपको ध्यान रखना 91 से 96 तक रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 96 से 1996 तक रहते हैं, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कुछ दिनों का बस खाली शासनकाल रहता है इनका, फिर वापसी करते हैं अपने। तो एच.डी. देवगौड़ा आपको ध्यान रखना 96 से 1997 तक रहते हैं। फिर इंद्र कुमार गुजराल आपको ध्यान रखना 97 से 98 तक रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर वापसी करते हैं और 98 से 2004 तक इस बार रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
मनमोहन सिंह जी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2004 से 2014 तक शासन कर रहे थे। नरेंद्र मोदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये 2014 से अब तक बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 कार्यकाल कर चुके हैं। और बात करते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया गया था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, जैसे कि मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ये ऐसे हैं जो आपके इससे पूर्व आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। संसद की बात करें तो आपको ध्यान रखना, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, ठीक है, 5 में संसद का उल्लेख किया गया है और 79 से 122 तक संसद का जिक्र है। संसद की गठन, संरचना, प्रक्रिया और आदिशक्ति आदि का वर्णन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ बात करेंगे आर्टिकल जो आपका, ठीक है, 79 है। इसके अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये ऐसा उल्लेख करता है, यानी संसद का जिक्र करता है। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। तो आपको ध्यान रखना है सरला, तो सरला एक ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप कुछ आर्टिकल ध्यान रख सकते हैं। इससे आपको ध्यान रखना 79, इसको आपको ध्यान रखना 80 और इससे आपको ध्यान रखना 81, यानी 79 के तहत संसद, राज्यसभा आपको 80 और लोकसभा आपको ध्यान रखना है 81, ठीक है, इसमें इनका वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा की बात करिए तो अनुच्छेद 81 में आपको ध्यान रखना है, इसका उल्लेख है और इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है और इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित राज्यों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें राज्यसभा सदस्य संख्याओं की तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश से 11 राज्यसभा में जाते हैं, 11 सदस्य, अरुणाचल प्रदेश से 1 सदस्य जाता है, असम से 7 जाते हैं, बिहार से 16 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में और छत्तीसगढ़ से 5, गोवा में आपको ध्यान रखना है 1 सदस्य जाता है, गुजरात से 11 और हरियाणा से आपको ध्यान रखना है 5, हिमाचल प्रदेश से 3, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य, ठीक है, राज्यसभा में जाते हैं। झारखंड से 6, कर्नाटका से 12 ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश से 9 ध्यान रखना है और आपको, ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 ध्यान रखना है, केरला से 9 ध्यान रखना है, महाराष्ट्र से 19 ध्यान रखना है और मणिपुर से 1, मेघालय से 1, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, दिल्ली से आपको ध्यान रखना है 3 लोग जाते हैं और उड़ीसा से आपको ध्यान रखना है 10 लोग जाते हैं, जबकि पुडुचेरी से 1 जाते हैं और सिक्किम से भी 1 जाते हैं, त्रिपुरा से भी 1 जाते हैं, तमिलनाडु से 18 जाते हैं, उत्तर प्रदेश से 31 लोग राज्यसभा में जाते हैं, पश्चिम बंगाल से 16 और उत्तराखंड से 3, तेलंगाना से 7 लोग राज्यसभा में, ठीक है, बोल सकते हैं सदस्यता लेते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निश्चित की गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए आपको ध्यान रखना है 35 वर्ष नियुक्ति की गई है, ठीक है, और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है मात्र राज्यसभा के पास प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन भी कर सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना, अखिल भारतीय सेवा यानी IAS, IFS और IRS, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के तहत हम बात करेंगे आपके राज्यसभा के पास, ठीक है, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद, ठीक है, 249 के तहत राष्ट्र किसके पास है? राज्यसभा के पास ही अधिकार है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई थी। बात करते हैं लोकसभा की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से 19 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्याओं की, तो आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखना है 25 लोग आते हैं और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कर्नाटका से, ठीक है, 28 लोग जाते हैं। हरियाणा से 10 ध्यान रखना है, असम से 14 ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ से 11 ध्यान रखना है, गोवा से 2 ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश से भी 2 ध्यान रखने हैं, गोवा से भी 2 ध्यान रखने हैं, छत्तीसगढ़ से 11 ध्यान रखने हैं, आंध्र प्रदेश से 25 और आप कर्नाटका से 28 ध्यान रखने हैं, ठीक है, और 14 आपको ध्यान रखने हैं असम से। और वहीं बिहार से आपको ध्यान रखने 40 सदस्य जाते हैं और गुजरात से 26 जाते हैं, 26 गुजरात से और बिहार से 40 जाते हैं, हिमाचल प्रदेश से 4 जाते हैं, झारखंड से 14 जाते हैं, केरला से आपको ध्यान रखना 20 जाते हैं, मेघालय से 2
जाते हैं, और आपको ध्यान रखना है गोवा से भी 2 जाते हैं और मणिपुर से भी 2 जाते हैं, और हरियाणा से भी, सॉरी आपको ध्यान रखना है गोवा हरियाणा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है गोवा हरियाणा से 2 जाते हैं, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और आपको ध्यान रखना है मणिपुर, इनसे 2 सदस्य लोकसभा में जाते हैं। बात करेंगे आपके मिज़ोरम की, तो 1 सदस्य जाते हैं, ओडिशा से 21 जाते हैं, राजस्थान से 25 जाते हैं, तेलंगाना से 27 जाते हैं, त्रिपुरा से 2 जाते हैं, उत्तराखंड से 5 जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 1 जाते हैं, दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव से 2 सदस्य, ठीक है, निर्वाचित होते हैं। पुदुचेरी से 1 होता है, दमन और, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और लद्दाख से 1 होता है, लक्षद्वीप से 1 होता है, और चंडीगढ़ से 1 होता है, दिल्ली से आपके 7 होते हैं, और वहीं पश्चिम बंगाल से आपको ध्यान रखना 42 होते हैं, और उत्तर प्रदेश से 80, और तमिलनाडु से 39, सिक्किम से 1 आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको जब पंजाब से 13 ध्यान रखना है, राजस्थान से 25 ध्यान रखने हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर से 5 ध्यान रखने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर वाला। तो लोकसभा का कार्यकाल की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर लोकसभा का कार्यकाल का जो जिक्र है ये आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष का है, ठीक है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अनुच्छेद 93 में आपको ध्यान रखना है लोकसभा अपने सदस्यों में से 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष का चुनाव करता है, यह आपको ध्यान रखना लोकसभा सदस्य। वहीं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, यह अधिकार है इनके पास। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है, कोई विधेयक है या नहीं इसकी पुष्टि, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें तो अनुच्छेद 108 आपको ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है, और इसे राष्ट्रपति बुलाता है। बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की, तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, ठीक है। अब कौन आपको ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 118(4) के तहत। बुलाए किस आर्टिकल के तहत जाता है, आर्टिकल 108 के तहत, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष कौन करता है, 118 आर्टिकल के तहत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है GV मावलंकर थे, और उपाध्यक्ष M अनंत शयनम थे, आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने और नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समितियों की अगर बात करें तो लोकसभा समिति की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें कुल सदस्यों की संख्या लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि विपक्ष का नेता होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राक्कलन समिति की बात करें, इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है, और जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, और सार्वजनिक उपक्रम की समिति में आपको ध्यान रखना है, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करें तो शून्यकाल क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे का बीच का जो कार्यकाल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान रखना प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है 12 से 1 बजे तक का, उसे शून्यकाल कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है आपका, इसके द्वारा भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है, और इस संचित निधि पर भारत व्यय हेतु, ठीक है, अनुदान की मांग की जाती है। वित्त विधेयक की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, ऐसे विधेयक होते हैं जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं और वित्त विधेयक कहलाते हैं, ठीक है, राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं। और वहीं बात करते हैं आपके
धन विधेयक की। तो धन विधेयक आपको क्या ध्यान रखना है, धन विधेयक में संविधान की अनुच्छेद 110 एक के उपखंड का के उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं, केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के भाग 5 में ही इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 124 से 41 तक, ठीक है, इसका वर्णन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। गठन की बात करें तो गठन 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान किए गए। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आपको ध्यान रखना, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें आपका एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं समाप्ति की। तो समाप्ति क्या ध्यान रखना है, पदावधि यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। और पद मुक्ति की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार, असमर्थता के आधार पर, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्षमावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं, ठीक है, अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता की। तो भारत सरकार तथा आपको ध्यान रखना है एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में या भारत सरकार या कोई एक राज्य या अनेक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में कौन निपटारा करता है, सुप्रीम कोर्ट निपटारा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जो संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है शामिल होता हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार आपको ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी इसमें उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है, परामर्शदात्री भी है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकता है। वहीं ध्यान रखना पुनर्विचार संबंधी संविधान अधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार करे, अनुच्छेद 137 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो मतलब बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय भी है, यानी इसके फैसले, ठीक है, यानी प्रमाणित किए जाएंगे और माने जाएंगे, ठीक है, उनको लागू किया जाए, उनका आधार बनाया जाएगा। और बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, जिसे उच्च न्यायालय की, जिसे हम, ठीक है, हाई कोर्ट कहते हैं। भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें ध्यान रखना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो आपका ध्यान रखना है इलाहाबाद में 1866 में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अधिकारिता क्षेत्र में प्रयागराज खंडपीठ है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन सा 1866 में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश में जो आपका उच्चतम न्यायालय है, आपका उच्च न्यायालय है, 1 जनवरी 2000 आपको ध्यान रखना है 2019 को स्थापित किया गया था, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और अमरावती में इसका खंडपीठ है। और आपको ध्यान रखना है मुख्य पीठ है। बॉम्बे 1862 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र, गोवा, दमन और नागर हवेली तथा दमन द्वीप आदि को सुलझाता है, ठीक है। और वहीं ध्यान रखेंगे कलकत्ता की तो 1862 में ये भी स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल और अंडमान और एवं निकोबार, कोलकाता, ठीक है, के हिस्से को सुलझाता है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर इसका, ठीक है, बोल सकते हैं हाई कोर्ट है। और 2002 में स्थापित किया। दिल्ली 1966 में दिल्ली को ही संभालता है। गुवाहाटी 1948, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संभालता है। वहीं गुजरात आपको ध्यान रखना है 1960 में स्थापित किया गया था, और मतलब हाई कोर्ट, और गुजरात अहमदाबाद में इसका, ठीक है, मुख्य पीठ है। फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें 1971 में, और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शिमला समझौते के तहत। जम्मू कश्मीर 1928 में आपको ध्यान रखना है, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख, श्रीनगर जम्मू में। झारखंड 2000 में आपको ध्यान रखना है, झारखंड रांची में। और कर्नाटक 1984 में स्थापित किया गया था। कर्नाटक बंगलुरु में इसकी मतलब स्थापना की गई, मुख्य पीठ बनाई गई। केरल 1956 में, केरल एवं लक्षद्वीप एर्नाकुलम में इसकी, ठीक है, स्थापना की गई है हाई कोर्ट की। मध्य प्रदेश 1956 में, मध्य प्रदेश जबलपुर में इसकी खंडपीठ है। और मद्रास आपको ध्यान रखना 1862 में, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी
चेन्नई में इसकी मुख्य पीठ बनाई गई है। मदुरई, ओडिशा 1948 में, और उड़ीसा कटक में, पटना आपको ध्यान रखना 1916 में, बिहार पटना में, पंजाब एवं हरियाणा में 1966 में आपको ध्यान रखना है, और राजस्थान में आपको ध्यान रखना है 1949 में, वहीं सिक्किम 1975 में, और उत्तराखंड में 2000 में, मेघालय में 2013 में आपको ध्यान रखना है शिलांग में इसका स्थापित किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है मेघालय मार्च 2000 में, मणिपुर इम्फाल में भी, ठीक है, और वहीं ध्यान रखना है मणिपुर त्रिपुरा अगरतला में, ठीक है, और तेलंगाना 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हैदराबाद में, ठीक है, इसका हाईकोर्ट स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है, और इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 के तहत। उधर 100 आपको ध्यान रखना है 137 के अनुसार, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये इसके पास अधिकार होता है, आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको ध्यान रखना है दूसरा महत्वपूर्ण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। तो आपको ध्यान रखना है वहीं सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है, और जबकि इनकी आपको ध्यान रखना है न्यायाधीशों की 62 होती है। इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मतलब ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति देंगे और राष्ट्रपति ही इनको चुनेगा, सही है। और मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह दी जाती है। और वहीं ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है अनुच्छेद 215। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, आर्टिकल 137 के तहत एक, ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय होगा, सॉरी, एक 139 के तहत ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुनरावलोकन की शक्ति जो होगी वो उसको पास 137 के तहत होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं हम आपके 215, ये इसके आधार पर अभिलेखीय न्यायालय होगा, वो 139 के तहत होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और 1862 ईसा में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। बात करेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियों की। तो उच्च न्यायालय की शक्तियों में आपको देखो क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय की शक्तियों में, तो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के पास ये मौलिक अधिकार है, और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, अपने मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए वो उच्च न्यायालय को रिट प्रदान कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी याचिका लगा सकता है। बात करेंगे महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है, और ये आपको ध्यान रखना है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कारों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, महाअधिवक्ता के मतलब कार्य बता रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 76 में उल्लेख है इसका। और अनुच्छेद 76(1) कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी वर्क करता है। या बोल सकते जब तक वो चाहेगा तब तक रहेगा, तब तक वरना चला जाएगा, मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं ध्यान रखना है आपको दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका अनुच्छेद 165 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। तो केंद्र में आपको ध्यान रखना है 76 के तहत, ठीक है, किसकी, महान्यायवादी की, और राज्य में, ठीक है, एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है 165 के तहत। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके बारे में पूछा जाता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो इसके बारे में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपका अनुच्छेद 148 है, इसके अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा तभी वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके
वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। और वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और जो, ठीक है, विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की संसद नीति की अगर बात करें तो भारत की संसद नीति आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संसद निधियों और लोक लेखाओं का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संसद निधि से निकाली जा सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आकस्मिकता निधि। तो संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडलों को भारतीय राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति भी प्रदान करता है 267 के तहत। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 153 अनुच्छेद में किया गया है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 153, इसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। योग्यताओं की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति एवं पदावधि की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके संबंध में अनुच्छेद 156(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह आपको ध्यान रखना। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्यों की अगर बात करें तो ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और कार्यकारी शक्तियाँ किसकी, राज्यपाल की, आपको ध्यान रखना है। मतलब मुख्यमंत्री, जैसे कि, ठीक है, वहाँ पर प्रधानमंत्री था और ऐसे यहाँ पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री होगा और वहाँ पर राष्ट्रपति था, यहाँ पर आपका राज्यपाल था। कहाँ पर, मतलब केंद्र में और राज्य में, ठीक है। तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य की, आपको ध्यान रखना है, कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत भी करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हों। विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल क्या करता है आपका, विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित और सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियमित बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि उसमें वो 100 आपको ध्यान रखना 23 के तहत, इसमें 213 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। यह आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 200 के तहत। मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति होती है, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है राज्य विधायिका। तो राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन अथवा 2 सदनों, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 6 सदन ऐसे हैं जिनमें दोहरी सदन पाया गया या द्विसदन की व्यवस्था है। तो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में, जिसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 58, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की और कर्नाटका में आपको 75, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 हैं। आपको ध्यान रखना है 6 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की बात करें तो अनुच्छेद 169 में इसका जिक्र किया गया है। संसद विधान परिषद का विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के, आपको ध्यान रखना है, संबंधित राज्य के कुल सदस्यों की संख्या, आपको ध्यान रखना है,
विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु से 30 वर्ष होती है। और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, परंतु इसका उत्साधन किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह आपको ध्यान रखना है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत ये आपको ध्यान रखना है, विधानसभा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 169 में आपको ध्यान रखना है किसका उल्लेख है। 169 में संसद विधान परिषद का गठन विघटन कर सकती है, ऐसा उल्लेख है, ये आपको पता होना चाहिए। 170 में विधानसभा का उल्लेख है और संरचना का उल्लेख है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर बात करते हैं हम आपके ठीक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष के से पूर्व भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। इसमें निर्धारित की अधिकतम विधानसभा में 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं गोवा और मिजोरम में 40 हैं, ठीक है, 60 से कम है, और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य निर्धारित हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता है सारनाथ है, और यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक के चिन्ह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, सारनाथ में स्थित है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और राष्ट्रगीत भी आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता चाहिए। और मैं राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया, कम से कम 20 सेकंड में गा सकते हैं। इसे सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विश्व नारायण धर थे। और आपको ध्यान रखना है राष्ट्रगीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मदन से ये लिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसे सर्वप्रथम ये यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, और जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी थे। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस और शौर्य का प्रतीक है। सफ़ेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का गहरा समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियां वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ से स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अगर बात करें तो चौड़ाई और लंबाई का 2-3 है, और लंबाई चौड़ाई का 3-2 है, ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग को, यहाँ पर। इसका पहला महीना चैत्र है, और जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को पड़ता है, और आपको ध्यान रखना है। तथा लीप ईयर आपको ध्यान रखना है में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को घोषित किया पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, और मोर को पावो क्रेस्टेटस कहते हैं, को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में दर्जा दिया गया, और राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन यानी सूंस को, ठीक है, मान्यता प्रदान की गई। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया, ये आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए पंचायती राज, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 247 का से 18 तक, ठीक है, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे, आपको ध्यान, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां, जैसे कि आपके बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, और LM सिंघवी समिति 1986 में, वहीं PK थोंगन समिति 1988 में आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य हो गया।
11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नगर पालिकाएँ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया था और जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक ठीक है जोड़े गए थे और 12वीं अनुसूची को ठीक है जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची थी, भाग 9 का था, अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक था। ठीक है, आपको इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 आपको ध्यान रखना है स्थान आरक्षित किए गए। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पढ़े। और निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 339 का तक आपको ध्यान रखना निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं, राजीव कुमार की जगह आए हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार आपको ध्यान रखना संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पड़ जाए। निर्वाचन आयोग के एक संवैधानिक संस्था है और आपको ध्यान रखना निर्वाचन आयोग वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना कुछ घट भी गई हुई, कुछ बढ़ गई हुई, आपको वर्तमान का आंकड़ों के आधार पर देखना है। अगर राष्ट्रीय दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद कुछ डाटा चेंज हुआ है वो आपको देख लेना है। ठीक है, कुछ पार्टी हटी हुई है, कुछ जुड़ी भी हैं। आप संशोधन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख संशोधन की अगर बात करेंगे आप तो आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रमुख संशोधन की अगर बात प्रमुख संशोधन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्रमुख संशोधन की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम ठीक है 1951 में आया था। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें आपको ध्यान रखना है इसमें ठीक विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। मतलब बोल सकते हैं संपत्ति का जो अधिकार था वो भी यहाँ से हटा दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं संपत्ति संबंधित कुछ चीज़ें जो हैं वाद विवाद हैं वो यहाँ से हटा दी जाती हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कब आता है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, मतलब संविधान बनते ही देर नहीं हुआ, संशोधन पहले शुरू हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 में आता है। इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, और वहीं ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 3 शब्द जोड़े जाते हैं, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े जाते हैं। भाग 4 का आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा जाता है, जिसमें ठीक है मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य भी किया जाता है। और 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 1978 में आता है राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की जाती है। और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आपको ध्यान रखना आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा जाता है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर विधिक अधिकार बनाया जाता है। 300 का में रखा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 300 का में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं राष्ट्रीय आपात के दौरान आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी प्रावधान किया जाता है। किसमें आपको ध्यान रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42वें नहीं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको ध्यान रखना है 1985 आता है। दल बदल का कानून इसी में ठीक है शामिल होता है। इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और आपको ध्यान रखना 61वां संविधान संशोधन 1988 नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। वहीं आपको ध्यान रखना है 69वां संविधान संशोधन 1991 तो संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। और इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था भी की जाती है, अर्थात ठीक है मतलब जो भी इनके विधानसभा सदस्य हैं उनके 10% ये मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
73वां संविधान संशोधन 1992 में आता है। संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में आता है। इसके द्वारा भाग 9 का और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। आपको ध्यान रखना, नगर पालिकाओं से संबंधित जो संविधान होते हैं, मतलब अनुच्छेद होते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया जाता है। इसके तहत ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21 का इसी के तहत अस्तित्व में आता है और मूल कर्तव्य भी 11वां जुड़ता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की अगर बात करें तो इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना, 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके द्वारा दिल्ली में भी चेंजेस करे जाते हैं। आपको ध्यान रखना, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया जाता है और इसमें बताया जाता है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के ये 15% से अधिक नहीं हो सकते, लेकिन दिल्ली की स्थिति में आपको ध्यान रखना 10% से अधिक नहीं हो सकते। बात करेंगे 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, आपको ध्यान रखना 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया जाता है। 101वां संविधान 101वां जो संशोधन अधिनियम 2016 है, इसके तहत वस्तु एवं जीएसटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संबंधित प्रावधान शामिल किए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आपको ध्यान रखना है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10%, ठीक है, आपको आरक्षण की व्यवस्था भी करता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10% 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन करता है। मतलब कह रहे हैं कि रोज लोकसभा और राज्यसभा जो आंग्ल भारतीयों को जो प्रावधान था 2 सीटें जो उनके लिए रिजर्व रखी जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया और इसको, ठीक है, और जो लोकसभा में जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण 10% दिया गया है, ठीक है, उसको मतलब आरक्षण जो दिया गया था उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। 105वें संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 2021 में अस्तित्व में आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यह अधिनियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं, ठीक है, उनकी पहचान करने और निर्दिष्ट करने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और तब मिलते हैं फिर नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।